मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को चरण एक फर्स्ट बताए थे कि भेड़ के रेशों के ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण बताए थे। भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के विभिन्न चरण, जिसमें पहला चरण आप लोगों को बता चुके थे। दूसरा चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। बाल को काट करके, भेड़ के बाल को काट करके रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। चिकनाई, धूल, गंदगी निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन हुआ दूसरा चरण। तीसरा चरण है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों की उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। अभिमार्जन होता है तो उसको सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की उनके धागों के रूप में कताई की जाती है। अब उन रेशों को धागों के रूप में कताई की जाती है। चरण 5 रंगाई होती है। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। भेड़ तो समझिए काले, भूरे, सफ़ेद 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वेटर अनेक प्रकार के बनाए जाते हैं, अनेक रंग के बनाए जाते हैं। तो रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। लास्ट चरण है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में तथा अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। ये चरण रहा। कुछ और भी जाने, आपकी किताब में लिखा है कि कुछ और भी जाने। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, जो कुछ समय में बाध्यघातक रुधिर रोग, शोल्डर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा इसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भेड़ों की संख्या दृष्टि से चीन पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, भारत का तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड के मेरिनो भेड़ों में सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। जान लो मेरे प्यारे बच्चे, न्यूजीलैंड के भेड़ों में सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। न्यूजीलैंड के जो भेड़ होती हैं उनसे सबसे भेड़ों की संख्या दृष्टि में जान गए, चीन फर्स्ट है। चीन में ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा नंबर भारत में पाई जाती हैं। और सबसे अच्छा ऊन न्यूजीलैंड के भेड़ के रेशों से होता है। रेशम अब पढ़ेंगे। रेशम क्या होता है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकीन से प्राप्त होता है। रेशम कीट के कोकीन से प्राप्त होता है।
प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है, ध्यान से सुनो। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि को पेड़ों पर पाले जाते हैं। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र को अगले अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिससे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है। हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपायुक्त गोलाकार रचनाओं को कोया कोकीन कहते हैं। कोकीन के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकीन के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। इस चित्र में बनाया गया है, देख रहे हैं, वयस्क रेशम कीट, कोया कोकीन, लार्वा, अंडे, रेशम कीट का जीवन चक्र है। नर है, मादा है दिखाया है रेशम, वयस्क रेशम कीट दिखाया है, शहतूत की पत्ती पर अंडे दिखा रहा है, रेशम कीट दिखा रहा है, कोकीन दिखा रहा है। फिगर में आप लोग देख रहे हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट क्या है? गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम के कीट विभिन्न अवस्थाओं में चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यही सूचीबद्ध करने के लिए कह रहा है। रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का रेशम कीट पालन का सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरिकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालक कुछ मिनट 11 हो जाएगा 15 के आगे विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं।
लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े और मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकीन बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों में बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकीन जुड़ जाते हैं। ये रेशम कीट पालन का है। कोकीन से रेशम प्राप्त करना होता है। अब अंतिम चरण है कोकीन से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। पूर्ण कोकीन बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकीन को एकत्रित करके उनके उबलते पानी में 9.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड से 95 सेल्सियस सेंटीग्रेड से 97 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकीन के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोट के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो कोकीन के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकीन से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। आज बच्चे तुम लोगों को मैंने बताया कि कोकीन से रेशम प्राप्त कैसे किया जाता है। पूर्ण कोकीन बन जाने पर इकट्ठा किया जाता है और रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व कोकीन को एकत्रित करके उन्हें उबलते हुए पानी 95 सेल्सियस सेंटीग्रेड से 97 सेल्सियस सेंटीग्रेड लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। मैंने आप लोगों को आज यही पढ़ाया है। आप लोग अपनी किताब को ध्यान से पढ़िएगा। मैं भी पढ़ करके सुनाया हूँ, पढ़ करके बताया हूँ। आप लोग भी सब पढ़िएगा। आप लोगों को आज बस इतना ही क्लास हम लोगों का रहेगा। क्लास हैज़ बीन ओवर। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स।